नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम बात करेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर। साथ ही देखेंगे कि हैदराबाद में किस तरह की तबाही मची है हालिया सैलाब की वजह से। बारिश ने शहर हैदराबाद में जो तबाही मचाई है वो नाकाबिल बयान है। मुतासरा ख़ानदानों के दुख तकालीफ और परेशानियों को बयान करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। अगर अंदाज़ा भी कायम किया जाए तो हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान अगर अलग अलग हिसाब किया जाए तो बड़ी चीज़ों को छोड़कर मामूली सामान का भी अगर हिसाब करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक एक घर का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मुतासरीन को अब नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी। लोग अपनी गाड़ियों, रेफ्रिजरेटर्स, कंप्यूटर्स, टीवी सेट, फर्नीचर जैसी चीज़ों से महरूम हो गए हैं। जहां ये सामान पानी में बह गया, वहीं जो सामान घरों में रह गया उनमें बारिश का पानी और कीचड़ के चले जाने से वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहे। उनके घरों के दरवाजे और फर्नीचर्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिन्हें बदलने के सिवा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उनकी मुश्किलात यहीं तक ख़त्म नहीं होती हैं, बल्कि ट्रांसपोर्ट, तालीमी असनाद, आधार कार्ड्स, राशन कार्ड्स, बैंक दस्तावेज़ात, बच्चों की किताबें, कापियाँ, बीमार हजरात की मेडिकल हिस्ट्री, अद्वियात की चिट्ठियाँ और डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन और घरों के दस्तावेज़ात पानी में बह गए हैं। मुतासरा इलाक़ों में सफाई के काम एक बड़ा चैलेंज है और मुतासरा अफराद के लिए मामूल की ज़िंदगी बहाल होते होते कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि उनके बर्तन, कपड़े, अनाज सब कुछ पानी में बह गया। इस वक्त परेशान हाल अफराद की मदद के लिए सरकारी मिशनरी और अवामी मुंतखबा नुमाइंदे जोशो खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन चंद दिन बाद शायद ये आपको नज़र नहीं आएंगे। ये सोचना गलत है कि बारिश रुक जाने के बाद परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि परेशानियों का लामुतनाही सिलसिला शुरू होने वाला है। हमारा मकसद आपको खौफजदा या परेशान हाल अफराद को मज़ीद परेशान करना नहीं है, बल्कि हक़ाइक़ से आगाह करना है और अपनी तरफ से क्या काम किए जाने हैं इससे वाकिफ़ करवाना है। तबाहकुन बारिश के दौरान कई मकामात पर लोग जान बचाने के लिए सिर्फ जेवर, रकम और दीगर कीमती चीज़ों के साथ जान बचाने उन खुशनुमा घरों को छोड़कर निकल पड़े, जिन्हें संवारने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी। घर को घर बनाने के लिए पूरी उम्र गुजर जाती है और बारिश के पानी ने सिर्फ घरों को तबाह नहीं किया, बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी के सरमाए को बर्बाद कर दिया। और अब उन्हें अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने के लिए और ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान असर नौ जमा करने के लिए काफ़ी वक्त लग सकता है। मुतासरीन के घरों से कीचड़ और मलबे की सफाई के बाद उनके सामने कई एक मसाइल सर उठाएंगे। मुतासरीन को आर्जी तौर पर राहत पहुँचाने के लिए उन्हें रिलीफ कैंप्स वगैरह मुंतकिल कर दिया गया। अब सबकी हमदर्दियाँ जोश पर हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ना ही सरकारी नुमाइंदे उन मुतासरीन के घरों के पास नज़र आएंगे और अवामी नुमाइंदों के रवैये के ताल्लुक से शहरी बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो कब आवाम के पास आते हैं और कब आवाम उनके दफातर के चक्कर काटने पड़ते हैं। कुछ दिन बाद उनमें से कोई नज़र नहीं आएगा। इन सरकारी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों की हमदर्दियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद की लड़ाई मुतासरीन को खुद लड़नी होगी। मुतासरीन को ही पानी में बह जाने वाले असनाद और दीगर अहम कागजात से मुतालिक सरकारी महकमों को इतला ना देने या पुलिस को मुतला ना करने के लिए मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, ये जानते हुए भी कि जिसकी जान पर बनी है वो अपनी जान बचाने की फ़िक्र करें या असनाद की, मगर उनसे गैर ज़रूरी सवालात किए जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि हर तरह के नुकसान से मुतालिक इतला मुतासरीन खुद मुतल्लिक़ा महकमों या पुलिस को दें। ज़रूरी हो तो मशवरा करके किस महकमे से किस बात की शिकायत की जाए ये मालूम कर लिया जाए। सर्टिफिकेट्स के पानी में बह जाने पर पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज के बजाय हैदराबाद पुलिस की जानिब से ऑनलाइन दरखास्तें कबूल की जा रही हैं। हाल ही में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने खुद शहरियों से इस सिलसिले में ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की ख्वाहिश की है। दीगर दस्तावेज़ वगैरह के ताल्लुक से मुतल्लिक़ा महकमों के हुक्काम से बात करें। आपको शायद इस तरह का मशवरा अजीब व गरीब लगे, लेकिन हम साबिक़ तजुर्बात की बुनियाद पर यह कह रहे हैं, क्योंकि वक्ती हमदर्दियाँ ख़त्म होने के बाद मसाइल का सामना आप ही को करना होगा जब कोई साथ नहीं आएगा। मुतासरीन परेशान ज़रूर हैं, लेकिन वो इस जानिब भी तवज्जो ज़रूर दें। इस बुरे वक्त में हुकूमत की जानिब से माली इमदाद के लिए दिए जाने वाले चेक्स की ज़ेरॉक्स कॉपी अपने पास ज़रूर रखें।
हो सके तो इस नकल को लैमिनेशन करवा लें, क्योंकि ये वक्त ज़रूरत आपके काम आ सकती है। हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को चेक देने का मतलब यह है कि हुकूमत इस बात को तस्लीम करती है कि आपको बारिश के दौरान नुकसान पहुंचा था। ये एक सबूत और सरकारी सनद के तौर पर मुस्तकबिल में आपके या आपके बच्चों के काम ज़रूर आ सकता है। मौजूदा वक्त में हुकूमत की जानिब से दी गई हर चीज़ अहमियत की हामिल है, इसे ख़तई नज़रअंदाज ना करें, वो चाहे सरकारी मुहर लगी हुई मामूली पर्ची हो या कुछ और। इसके अलावा बारिश से मुतासरा अपने मकान की तस्वीर ज़रूर लें और वीडियोग्राफी करें और इसे महफूज कर लें, क्योंकि ये बुरे वक्त में किसी भी तरह के असनाद वगैरह की इजराई के लिए सबूत के तौर पर काम आ सकता है। जिन अफराद की गाड़ियां पानी में बह गई हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से रब्ता कायम करें। इंश्योरेंस क्लेम के लिए आप ये भी देख लें कि क्या आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते वक्त नेचुरल कैलामिटी को इसमें शामिल करवाया है या नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस पॉलिसी देते वक्त कई तरह की तकनीकी वजूहात की बिना पर अलग अलग तरीके से इंश्योरेंस अदा करने का माहदा करती हैं। हर इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से खदरे मुख्तलिफ पॉलिसियाँ पेश की जाती हैं। कुदरती आफात जैसे सैलाब, जलजले और तूफ़ान के दौरान गाड़ियों को नुकसान पहुँचने पर भी इंश्योरेंस हासिल किया जा सकता है, लेकिन ये इस बात पर मुनहसिर है कि आपने किस पॉलिसी का इंतखाब किया है। हमारे अक़साम की कंपनियों और पॉलिसियों के दरमियान आपकी जानिब से शुरू में जिस पॉलिसी का इंतखाब किया गया है, इंश्योरेंस का पूरा दारोमदार उसी पर मुनहसिर है। जामे इंश्योरेंस की एक किस्म है। इस स्कीम में चोरी, कानूनी जिम्मेदारियों, ज़ाती हादसात, इंसान साख्ता या कुदरती आफात वगैरह की वजह से गाड़ी को पहुँचने वाले नुकसानात का भी अहाता किया गया है। चूँकि ये पॉलिसी एक वसी कवरेज पेश करती है, हालांकि प्रीमियम लागत ज़्यादा है। गाड़ियों के मालिकीन को अपने इंश्योरेंस पॉलिसी का बगौर जायज़ा लेकर देखना होगा कि उन्होंने किस स्कीम का इंतखाब किया है। अक्सर लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को ही तरजीह देते हैं। बेहतर होगा कि आप इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स या जिम्मेदारों से बात करें। कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकल आ सकता है। कोशिश तो करनी चाहिए कि बजाय इसके कि ये सोचकर कि कुछ नहीं होगा, खामोशी इख्तियार करना दुरुस्त अमल नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग किसी भी मामले में मुकम्मल जानकारी रखने वाले शख्स या ओहदेदार से रब्ता कायम करने के बजाय ऐसे अफराद से बातचीत करते हैं जिन्हें कुछ मालूमात नहीं होती और नतीजे में उनका नुकसान हो जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक अशिया वगैरह जिसकी वारंटी हो या गारंटी हो, इसके लिए भी मुताल्लिक़ा कंपनियों के ज़िम्मेदारों से रब्ता कायम किया जाए। एक और ख़ास बात, किसी भी महकमे के ओहदेदार की घर आमद तक का इंतज़ार ना करें, बल्कि ख़ुद दफातर से रुजू हो। वक्त हर ज़ख्म भुला देता है, लेकिन तूफ़ान का सामना करने वाले और किनारे पर खड़े होकर नज़ारा करने वालों की यादों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस वक्त जो मुतासरीन हैं वो ये तूफ़ानी बारिश और तबाही कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन दूर से नज़ारा करने वाले इस बात को जल्द से जल्द भूल जाएंगे। ऐसे में जब चंद साल बाद किसी भी सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत दरपेश होगी, तो आपके साथ हुक्काम की हमदर्दियाँ नहीं होंगी। हो सकता है कि उस वक्त जो ओहदेदार हैदराबाद में मुतय्यन हो, उनका तबादला हो जाए और उनकी जगह नए ओहदेदार से आपका साबिक़ा पड़े। उस वक्त आपको सबूत पेश करना होगा। लिहाजा वक्त का अहम तकाजा है कि दिल पर पत्थर रखकर अपने नुकसानात का सबूत इकट्ठा करना है, और ये करना ही होगा, वरना हमारी मामूली सी गफलत, लापरवाही या कोताही का खुमियाजा हमारे नौनिहालों को मुस्तकबिल में भुगतना पड़ सकता है और उन्हें मामूली एक सर्टिफिकेट के लिए कई दफातर के मुसलसिल कई दिनों तक चक्कर काटने पड़ सकते हैं, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि उन्हें वो असनाद मिल जाएं। मस्जिद नबवी इंतज़ामिया के तर्जुमान जुमान अल-असेरी ने कहा है कि ज़ायरून ऐप आइंदा चंद रोज़ के दौरान स्मार्टफोन्स पर मुहैया होगी। अल सौदिया चैनल के खुसूसी प्रोग्राम सबाह सौदिया को इंटरव्यू देते हुए अल-असेरी ने बताया कि ज़ायरून ऐप का तर्जुमा मुख्तलिफ ज़बानों में होगा। इस ऐप के ज़रिए ज़ायरीन मस्जिद नबवी आसानी से आ जा सकेंगे, वहाँ इबादत और ज़ियारत के मजाज होंगे। उन्होंने कहा कि ज़ायरून ऐप अल हरमैन एक से माखूज़ है और यह ख़ास तौर पर मस्जिद नबवी के ज़ायरीन के लिए है। इसकी बदौलत मस्जिद नबवी की ज़ियारत का तरीक़ेकार मालूम होगा। ज़ायरीन ये मालूम कर सकेंगे कि किस दरवाज़े से मस्जिद नबवी में ज़ायर दाखिल होंगे, किस दरवाज़े से निकलेंगे और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या काम अंजाम दे सकेंगे। तर्जुमान का कहना था कि इन सारे सवालात की वजाहतें ऐप में मुहैया होंगी। याद रहे कि मस्जिद नबवी इंतज़ामिया ने रोज़े अत्हर में नमाज और सलाम पेश करने की इजाज़तनामों के इजरा के साथ ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए जामे मनसूबाबंदी तैयार कर रखी है। ज़ायरीन की खिदमत के लिए 1700 मर्द और ख़वातीन अहलकारों के अलावा 4000 कारकुन तैनात किए गए हैं।
मरकजी काबीना के इजलास में 4 शुबे को अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस की मंजूरी दे दी है। इससे मरकज के 30,67,000 नॉन गेजेटेड मुलाजमीन को फ़ायदा होगा। दशहरे से पहले बोनस की पूरी रकम एक किस्त में दे दी जाएगी। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बोनस पर 3,737 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जिन्हें बोनस का फ़ायदा मिलेगा उनमें रेलवे, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस, EPFO और ESIC जैसे इदारों के 16,97,000 मुलाजिमीन शामिल हैं। इन्हें प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस दिया जाएगा। बाकी 13,70,000 मुलाजिमीन को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा। हुकूमत ने फैसला इसलिए लिया है ताकि त्योहारों के सीज़न में लोग ज़्यादा खर्च कर सकें। हुकूमत का कहना है कि मिडिल क्लास के हाथ में पैसा जाने से बाजार में मांग बढ़ेगी और मईशत को फ़ायदा होगा। विजयदशमी या दुर्गा पूजा के पहले ही तुरंत 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपीस का बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। बोनस मिलेगा 30 लाख कर्मचारियों को जो नॉन गैजेटेड है उनको मिलेगा। आपको पता है उसमें जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, रक्षा उत्पादन है, EPFO है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ऐसे जो कर्मचारी नॉन गैजेटेड है ऐसे 17 लाख कर्मचारियों को 2,791 करोड़ इतना बोनस मिलेगा। और केंद्र सरकार के जो सरकार में काम करने वाले, ये तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो गए, जो सरकार में काम करते हैं ऐसे 13 लाख कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलेगा और उन्हें भी 906 करोड़ रुपए 906 करोड़ रुपीस बोनस के उपलक्ष्य में मिलेंगे। यानी इस सप्ताह में 30 लाख कर्मचारियों के हाथ में 3,737 करोड़ 3,737 करोड़ रुपीस और मिलेंगे। बाजार में मांग बढ़ेगी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी चीन तनाज़े पर मोदी हुकूमत को लगातार हदफ़े तनकीद बना रहे हैं। उन्होंने चाशुम्बे के रोज़ कहा कि चीन ने हिंदुस्तान की 1200 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर आज़म के पास भारत माता की ज़मीन पर कहने के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म चीन का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुल्क के अवाम की तवज्जो इस जानिब जाए कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शाम 6 बजे कौम से खिताब से कबल भी राहुल गांधी ने चीन का मसला उठाया था। उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म को मुल्क को ये बताना चाहिए कि चीनी फ़ौजियों को किस तारीख तक हिंदुस्तानी सरहद से बाहर निकाला जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, काबिल एहतराम वज़ीर आज़म, अपने 6 बजे के खिताब में बराह करम इस मुल्क को बताएं कि आप चीन को किस तारीख को हिंदुस्तानी सरजमीन से बाहर फेंकेंगे। ताहम वज़ीर आज़म मोदी ने शाम 6 बजे चीन पर तो कोई बात नहीं की, कोरोना के वबाई मर्ज पर उन्होंने ज़रूर बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है लेकिन कोरोना वायरस का खात्मा नहीं हुआ। उन्होंने अपील की कि जब तक इस वबा की वैक्सीन नहीं आती उस वक्त तक कोरोना के खिलाफ मुल्क की लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। ख्याल रहे कि हिंदुस्तान और चीन के माबीन गुज़िश्ता तकरीबन 6 माह से तनाव चल रहा है। इस तातुल को ख़त्म करने के लिए दोनों ममालिक के माबीन सिफारती और फ़ौजी सतह पर कई मराहल की मीटिंग्स हुई हैं और बड़ी तादाद में दोनों ममालिक के फ़ौजी सरहद के दोनों जानिब तैनात हैं। हिंदुस्तान चीन के माबीन चल रहे सरहदी तनाज़े के दरमियान हिंदुस्तान ने एक चीनी फ़ौजी को वापस कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ये फ़ौजी रास्ता भटककर गलती से सरहद पार करके हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल हो गया था। PLA के फ़ौजी को मगरबी लद्दाख के चोमार डेमचुक इलाके में पकड़ा गया था और इसका नाम वैंग या लोंग है। हिंदुस्तान की जानिब से मंगल की रात उसे चीन के हवाले कर दिया गया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक वैंग को 19 अक्टूबर को पकड़ा गया था और वो रास्ता भटककर एलएसी पार करके हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल हो गया था। हुक्काम ने कहा कि उसे चक्कर आ रहे थे और वो बीमार लग रहा था। हिंदुस्तानी फौजियों ने उसे ऑक्सीजन फराहम की और तिब्बी इमदाद दी, उसे खाना पानी और गर्म कपड़े भी दिए। चीनी फौज ने अपने लापता फौजी को वापस देने की गुजारिश की थी, जिसके बाद हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने प्रोटोकॉल के तहत तमाम खानापूरी के बाद वैंग को चीन को वापस सौंप दिया। ये वाकया एक ऐसे वक्त में पेश आया जब दोनों ममालिक के फौजी हुक्काम हालात को मामूल पर लाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। जून के महीने में लद्दाख में वाक़े वादी गलवान में दोनों जानिब की अफवाज में पुरतशद्दुद झड़प हुई थी, जिसमें 20 हिंदुस्तानी फौजियों की जान चली गई थी। पुरतशद्दुद झड़प में चीनी फौज का भी नुकसान हुआ था, लेकिन चीन की तरफ से नुकसान की तफसीलात जारी नहीं की गई। वहीं पेंगुइंग में दोनों फरीकैन में एक से ज़्यादा मरतबा हवा में फायरिंग के वाक़यात पेश आ चुके हैं। इस दौरान हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कोर कमांडर सतह के मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, जो हर मरतबा तकरीबन नाकाम रहे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क की दाखिली और खारिजी सिक्योरिटी में मसरूफ़ पुलिस अहलकारों की सताइश करते हुए आज उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो मुल्क की दाखिली सलामती को संभालें। मोदी हुकूमत उनके अहल खाना की देखभाल करेगी। पुलिस यादगारी दिन के मौके पर शाह ने आज चाणक्यपुरी में वाक़ नेशनल पुलिस मेमोरियल में मुल्क भर के शहीद पुलिस अहलकारों को कौम की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश किया। पुलिस अहलकारों को मुखातिब करते हुए अमित शाह ने कहा कि वो मुकम्मल इत्मीनान के साथ और पूरी मुस्तैदी से मुल्क की दाखिली सलामती और अमन व अमान के हालात को संभालें। मोदी हुकूमत उनके अहल खाना को संभालेगी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत पुलिस अहलकारों और उनके अहल खाना की फलाह व बहबूद के लिए हमेशा तैयार, बाखबर है और रहेगी। हुकूमत आने वाले दिनों में ट्रेनिंग, भर्ती और जदीदकारी की सिमत में ऐसे बहुत से इक़दामात करने जा रही है ताकि पुलिस फोर्स मजबूती के साथ मुल्क की खिदमत कर सके। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में दाखिली सलामती के महाज पर दहशतगर्दी, साइबर क्राइम और दीगर मसाइल की वजह से पुलिस के चैलेंजेस में इजाफा हुआ है। उन्हें इससे निपटने के लिए मुख्तलिफ जहतों और पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए काम करना होगा। इससे निपटने के लिए पुलिस को तमाम जावियों से जदीद बनाया जा रहा है। मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ पुलिस फोर्स फ़ौज की मदद से अपना काम अंजाम दे रही है और अब सरहदों को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिमत में वसी पैमाने पर काम किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस फोर्सेस टेक्नोलॉजी और अपनी मुस्तैदी के तालमेल से बेहतर तरीके से मुल्क को महफूज रख पाएंगे। लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के इंतखाबी अखराजात की हद में 10% का इजाफा किया गया है। मरकज़ ने इंतखाबी कमीशन की उन सिफारिशात की बुनियाद पर यह मंजूरी दी है कि चुनाव लड़ने वालों को कोविड-19 पाबंदियों की वजह से दरपेश मुश्किलात को नज़र में रखते हुए इंतखाबी मुहिम पर मज़ीद रकम खर्च करने की इजाज़त दी जाए। लोकसभा इंतखाबात के लिए मुहिम के दौरान अब ज़्यादा से ज़्यादा 77 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं। इससे पहले यह रकम 70 लाख रुपए थी। असेंबली इंतखाबात के लिए 28 लाख रुपए की रकम को बढ़ाकर 30,80,000 रुपए कर दिया गया है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा किया है। अमेरिका के सैन डिएगो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में ये ऐलान किया गया। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। जियो के इस कदम से चीनी कंपनी हुवावे को दुनिया भर में कड़ी चुनौती मिल सकती है। जियो और क्वालकॉम ने ऐलान किया है कि उन्होंने रिलायंस जियो 5G NR सॉल्यूशंस और क्वालकॉम 5G रैन प्लेटफॉर्म पर 1 Gbps से ज़्यादा स्पीड हासिल कर ली है। अभी दुनिया भर में अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी जैसे मुल्कों के 5G कस्टमर्स को 1 Gbps इंटरनेट स्पीड की सहूलत मिल रही है। अब जल्द ही ये सहूलत हिंदुस्तान में भी मिलेगी। कोरोना वायरस के चलते बहुत से मुल्कों ने चीनी कंपनी हुवावे पर पाबंदी लगा दी है। हुवावे 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाली चीनी कंपनी है। 5G टेक्नोलॉजी के कामयाब तजुर्बे के बाद अब रिलायंस जियो दुनिया भर में चीनी कंपनी की जगह ले सकता है। साउथ कोरिया, चीन और यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहले 5G सर्विसेज की शुरुआत हुई थी। हिंदुस्तान में भले ही अभी 5G की टेस्टिंग शुरू होने की तैयारी हो रही है, लेकिन ये सर्विसेज दुनिया भर के 68 मुल्कों या उनकी सरहद पर शुरू हो चुके हैं। इनमें श्रीलंका, ओमान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड जैसे कई छोटे मुल्क भी शामिल हैं। दुनिया भर में अब 5G ऑपरेटर्स की लिस्ट में दर्जनों कंपनियां शामिल हो चुकी हैं। हालांकि सबसे पहले AT&T
कैटी ऑपरेशंस और चाइना मोबाइल ने 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। हिंदुस्तान में रिलायंस जियो के साथ एयरटेल ने भी 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मुतासरीन का आंकड़ा आज 4 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा हो गया। 3 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 11 लाख 31 हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी बीच हाल ही में इंतखाबात जीतकर दोबारा वज़ीर आज़म बनी जेसिंडा ऑर्डन के लिए परेशान करने वाली खबर है। न्यूजीलैंड में 25 नए मामले सामने आए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा दुगना यानी करीब 4 लाख हो सकता है। न्यूजीलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री ने 4 शुम्बे को 25 नए केसेस मिलने की तस्दीक की। मिनिस्ट्री की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कई हफ्तों बाद एक दिन में इतने मामले एक साथ सामने आए हैं। इनमें से 2 मामले कम्युनिटी ट्रांसमिशन के हैं। इसके अलावा सभी मामले आइसोलेशन से जुड़े थे। दूसरी जानिब सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा जो जारी किया गया है उससे दुगना हो सकता है। सीडीसी ने इसे एक्सेस डेथ कैटेगरी में रखा है। इसके लिए कोविड के शुरुआती 8 महीनों का डेटा एनालिसिस किया गया है। सीडीसी ने 3 आंकड़ों को मिलाकर ये डेटा तैयार किया है। किसी भी तरह की बीमारी से मौत, अमेरिका में होने वाली औसत मौतें और फिर इनका 2015 से 2019 के दौरान लिए गए डेटा से मिलान। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी से 3 अक्टूबर तक 2,99,028 मौतें ज़्यादा हुई हैं। इनमें 1,98,081 मौतें कोविड-19 से होने का खदशा है। वहीं चीन में पैक्ड फ्रोजन फूड के पैकेट पर कोविड-19 वायरस मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस कोल्ड सप्लाई चेन्स में जिंदा रह सकता है। चीन के लिए यह खबर फिक्र बढ़ाने वाली है। सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक बयान जारी कर माना है कि किंदाऊ सूबे के एक स्टोर में फ्रोजन फूड में वायरस पाया गया। रिसर्चर्स को शक है कि यह वायरस इस शहर के क्लस्टर से वहां तक पहुंचा है। इसके पहले भी इस तरह की स्टडी की गई थी, लेकिन तब वायरस के जिंदा होने के सबूत नहीं मिले थे। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस में लगातार कमी से उसकी तादाद 7,40,000 रह गई है, जबकि कोरोना मुतासरीन की तादाद 76,51,000 से पार हो गई। मुल्क में सेहतयाब होने वाले कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे से एक्टिव केसेस में कमी देखने में आ रही है। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से 4 शुम्बे के रोज़ जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मजीद 54,044 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 76,51,107 हो गई। इसी अरसे के दौरान 61,775 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है, जिससे शिफायाब होने वालों की तादाद 66,95,103 हो चुकी है। सेहतमंद अफराद की तादाद नए केसेस के मुकाबले में ज़्यादा होने से एक्टिव केसेस 8,448 से कम होकर 7,40,090 रह गए हैं। इसी अरसे के दौरान कोरोना के 717 मरीजों की मौत से मुल्क में अब तक 1,15,914 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से शिफायाबी की शरह 88.81 यानी 88.81% और एक्टिव केसेस की शरह 9.67%, जबकि अमवात की शरह यानी फैटेलिटी रेट 1.51% है। तेलंगाना में कोविड-19 के 1579 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,26,124 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,287 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.56% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,475 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 1120 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 39,40,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 256 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ज़िले मेडचल मलकाजगिरी में 135, खम्मम ज़िले में 106 और ज़िले रंगारेड्डी में 102 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं।
कोरोना की जांच फूंक मार कर भी हो सकेगी। सिंगापुर में ऐसा ही एक कोविड-19 टेस्ट तैयार किया गया है। सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के मुताबिक नया टेस्ट 1 मिनट में सांस के जरिए कोविड-19 का पता लगाता है। जांच के दौरान इंसान की सांस में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगाया जाता है, जो बताते हैं कि मरीज में वायरस है या नहीं। इस पर रिसर्च करने वाली नेशनल यूनिवर्सिटी का दावा है कि 180 मरीजों की जांच नए टेस्ट से की गई है। ये 90% से ज़्यादा सही नताइज बताता है। कोविड-19 की जांच के लिए बस मरीज को ब्रेथ सैंपलर में फूंक मारनी होती है। रिसर्चर्स के मुताबिक जब मरीज मुंह से हवा ब्रेथ सैंपलर में डालता है तो ये हवा मास स्पेक्ट्रोमीटर में इकट्ठा हो जाती है। इसमें हवा में मौजूद ज़र्रात की एनालिसिस की जाती है, वो भी 1 मिनट में। जांच की तकनीक को डेवलप करने वाली स्टार्टअप ब्रीथोनिक्स की सीईओ डॉक्टर जिया झुनान का कहना है कि अलग अलग बीमारियां होने पर सांस में अलग अलग बदलाव देखा जाता है, इसलिए इनमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होने वाले बदलाव से कोरोना का पता लगाया जा रहा है। स्टार्टअप के सीईओ डू फैंग कहते हैं कि ब्रेथ सैंपलर में लगा माउथपीस डिस्पोजेबल है, ये एक तरफा काम करता है। एक बार इसमें फूंक मारने पर मुंह से निकली हवा वापस मुंह में नहीं जाती और ना ही इसमें से लार मुंह में वापस आती है, क्योंकि मशीन में 1 वे वाल्व और सलाइवा ट्रैप लगा हुआ है। बर्तानिया की एक एयरलाइन फ्लाइट से खातून को सिक्योरिटी स्टाफ ने हिरासत में लेकर बाहर निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया गया कि इस खातून ने कोविड-19 वबा से बचने के लिए बतौर एहतियात मास्क लगाने से इनकार किया। न सिर्फ ये बल्कि उसने प्रवास के दौरान मुसाफिरों पर दानिस्ता खांसा और खुल्लम खुल्ला चीखने चिल्लाने लगी। महाराष्ट्र के मलकापुर शहर से गुजरात के शहर सूरत जाने वाली बस खाई में गिर पड़ी। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि 45 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस मलकापुर से सूरत जा रही थी। पुलिस ने बताया कि 45 जख्मियों में से 31 को इलाज के लिए नंदुरू सिविल हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक इमारत में धमाके के नतीजे में कम से कम 5 अफराद हलाक और 25 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। धमाके की नौयत और साख्त का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। कराची यूनिवर्सिटी के दाखिली रास्ते के सामने वाक़ मस्कन चौरंगी के करीब मौजूद 4 मंजिला इमारत में तकरीबन 9:30 बजे के करीब यह धमाका हुआ। इमारत के नीचे बैंक, जनरल स्टोर, खाने पीने की अशिया की दुकानें, जबकि बालाई मंजिलों पर रिहायशी फ्लैट्स वाक़ हैं। धमाके के बाद फलाही इदारे, ऐदी और एम्बुलेंस सर्विसेज के रजाकार मौके पर पहुंच गए और उन्होंने जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल पहुंचाया। रशिया में यानी रूस में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जंगलों के 800 एकड़ रकबे में 23 मकामात पर आग पर काबू पा लिया गया। ये इत्तला रूस की एयर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सर्विसेज ने दी। महकमे ने कहा कि जंगलात की निगरानी करने वाली सर्विसेज के मुताबिक रूस में 23 जंगलाती इलाकों की 803 एकड़ अराजी पर फैली आग को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान काबू पा लिया गया। आग एक दिन कबल यानी 28 जंगलात की एकड़ पर फैल गई थी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।